So I thought that maybe the first few questions which are based upon the Gauss theorem and flux, उनके बारे में आपको बता दिया जाए। अगर आप अपनी वर्कशीट को देखते हैं बेटा, जो आपको वर्कशीट है उसमें मेन देखो कुछ तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो चार्जेस और फील्ड्स के क्वेश्चन हैं, ये वेक्टर्स को यूज़ करने वाले, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो सब आपने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कर लिए होंगे, अभी मैंने आपको कराए भी थे। फिर दूसरे एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस हैं, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनको अभी हमने ज़्यादा टच नहीं किया, रीज़न बीइंग कि हमने मेंस में पोटेंशियल वाला वर्कशीट सॉल्व करना था, वो अब आपका हो गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें जो है गॉस थ्योरम और फ्लक्स के बारे में दिया हुआ है, जो अब हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेन इसमें चीज़ें हैं जो आपकी वर्कशीट में आप देखोगे। कैपेसिटर्स की अलग वर्कशीट देंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मेरे ख्याल से जो ये वर्कशीट बनी हुई है, इसको अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आपको ना केवल 12th की, 11th की भी फिजिक्स काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। यू बिलीव माई वर्ड्स, बस ट्राई टू मास्टर ऑल दी थिंग्स गिवन हियर, कि आपसे पूछा जाए और प्रश्न का उत्तर आप झटाक से दे दो, ऐसे नोट्स बना लो इसके, आपको फिजिक्स आनी शुरू हो जाएगी, ये गारंटीड है। तो ये कंसेप्ट है बेटा। तो आज हम थोड़ा सा फ्लक्स और इसके बारे में बात करते हैं। चलो, बिफोर आई डिस्कस एनी अदर थिंग, let me just see if I can give you some basic questions. ठीक है, चलो, मैंने इसके टूल्स भी एक्सप्लोर नहीं किए हैं सारे कभी। चलो एनीवे, मान लो मैं ऐसे एक क्यूब बना रहा हूँ अभी, ठीक है। सपोज आई एम मेकिंग अ क्यूब लाइक दिस। मैं एक क्यूब बना देता हूँ, मैं आपसे एक सिंपल सा फ्लक्स का क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद फिर आप आगे उसमें से भी आंसर करना, और बाकी कुछ और भी क्वेश्चन हैं। आप अपनी वर्कशीट के पहले 15-20 क्वेश्चन जो फ्लक्स के ऊपर बेस्ड हैं उनको कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, फिर डाउट्स लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्यूब है, अगर आपको एक क्यूब नहीं लग रहा तो मेरी ड्राइंग आप खराब समझिए, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर के ऊपर मैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यूब रख देता हूँ। इस क्यूब का मैं नाम भी रख देता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हैं। सपोज मैं इसी का नाम ए रखता हूँ, ABCD, ठीक है, EF, कुछ भी नाम रख सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। ये क्यूब है आपके पास, है ना, ABCDEFGH, ठीक है। चलो एनीवे, ये क्यूब है आपके पास। अब हमें बताना क्या है, कई तरीके के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं, शायद आप लोगों ने अभी ज़्यादा किए नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, हाथ रेज करके आंसर करना है, थोड़ा सा सोच विचार करके बताएंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कटिंग अक्रॉस? जरूरी नहीं है कि हर बार कटिंग अक्रॉस लिखा जाए, ठीक है। कई बार ऐसे लिख देते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर, ठीक है। वो आपको देखना है कि उसका मतलब वही होता है कटिंग अक्रॉस। ABCD फेस के ऊपर कितना फ्लक्स है, कौन बताएगा? इस चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज इज ऑन दी कॉर्नर। यू कैन नॉट से क्यू चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब, हम ये नहीं बोल रहे, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब, अंडरस्टूड। चलिए, who will tell me what is the electric flux over the ABCD phase? आशीष? सर 0। इतनी जल्दी हमने 0 बोल दिया। आदित्यवीर? 0। कैसे बेटा? हाँ, रोहन? यहाँ से कोई कट नहीं करेगा। अच्छा, आंसर 0। 0। और कोई? तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कट क्यों नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक ds वेक्टर एलिमेंटल एरिया ड्रॉ करता हूँ, कर दूं, और ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस क्यू चार्ज की वजह से, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटेन्ड इन द प्लेन ABCD, आएगी कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ Q0, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ABCD प्लेन में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ds वेक्टर और इसके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्रीज। तो जैसे आप कह रहे हो, रोहन कह रहा है कटिंग अक्रॉस नहीं हो रही, तो विच बेसिकली मीन्स दैट फ्लक्स इज 0, अंडरस्टूड। द फ्लक्स कटिंग अक्रॉस ABCD इज 0, वेरी इजी। और कोई फेस जिस पे 0 है फ्लक्स? जो 3 फेसेस क्यू को टच कर रहे हैं, यस सर।
हाँ, जो तीन हाथ रेज करते रहेंगे, जो तीन, जब मैं पूछना चाहूंगा तो जो तीन फेसेस बेटा क्यू को टच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे GBAH EDAH, इनके ऊपर फ्लक्स 0 है। चलो अब दूसरा प्रश्न, कोई मुझे बताएगा कि FCBG के ऊपर कितना फ्लक्स आएगा? FCBG के ऊपर कितना फ्लक्स आ जाएगा? एनीवन लाइक टू शेयर दैट आइडिया? बाकी तीन एजेस बची ना, तीन फेसेस बचे, तो उनमें से एक फेस उठा लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स ओवर दैट फेस? हाँ जी, कोई तरीका फाइंड करने का? आशीष पेपर पे ड्रॉ करके बता रहे हो या वैसे ही? पहले नहीं से सर, किया, थोड़ी assumptions के साथ बता रहा हूँ। पहले किया हुआ है क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं किया हुआ? आर यू श्योर? यस यस सर, मतलब कंसेप्ट आपने करवाए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो आप अभी बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं किया। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये कंसेप्ट मैंने कराया, पर मुझे लगता है आपने खुद से किया। चलो बताओ, मेरे हिसाब से ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया बेटा अभी। चलो फिर भी बताओ आप। अच्छा एक सर चीज़ बताओ, आपके आंसर क्यू में एक सेकंड बताना आशीष, आपके आंसर में जो बाकी के तीन फेस हैं FCBG और जो टच नहीं कर रहे, एक FGEH और एक कौन सा बचा जो टच नहीं कर रहा, ये ऊपर वाला छत EFCD, इनके ऊपर क्या एक जितना फ्लक्स आएगा तीनों के ऊपर? यस सर। कितना कितना आएगा? सर Q/3 एप्सिलॉन नॉट। Q/3 एप्सिलॉन नॉट। आंसर तो सही नहीं है, पर आपने क्या सोचा है वो तो आप जानते हो, पर क्योंकि सही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली कुछ और सोचो, ठीक है, ट्राई करो। यस सर। चलो मैं सब लोगों को हिंट देता हूँ, ठीक है। छोटा क्यूब बना के देखते हैं, छोटा बना लो इस क्यूब को। कौन सा चार्ज है? चार्ज यहाँ पर है, स्मॉल क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे एक क्यूब बनाते हैं। Let us bring the red dot at the center of a big cube. That is the hint. क्या बोला? Let us bring the red dot at the center of a bigger cube. हम रेड डॉट को एक बड़े क्यूब के सेंटर पे लेके आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यूब बन जाएगा ऐसे, बड़े क्यूब के सेंटर पे लाओ, तो बड़ा क्यूब कहाँ पे आएगा? देखना, ये बड़ा क्यूब आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अभी तो क्यूब नहीं बना, नहीं सेंटर बना, तो सेंटर पे लाने के लिए क्या करा जाएगा बताओ? जैसे ये ऊपर चार हैं ऐसे नीचे भी चार आ जाएंगे, नहीं? नीचे भी आ जाएगा ना ऐसे ही। ड्राइंग करनी पड़ेगी आपको, सोचते जाओ, ड्रॉ तो मैं कर रहा हूँ, फिर आपको बाद में लेक्चर लिंक शेयर कर देंगे, फिर आप नोट्स बना लेना। ऐसा कोई क्यूब बन सकता है कि नहीं? ऐसा क्यूब बन जाएगा क्या? बड़ा क्यूब कैसा बनेगा बेटा? कितने क्यूब्स बनेंगे अगर हमें इसको सेंटर पे? व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट वी वांट टू हैव अ क्यूब। थोड़ा सा सोचो, फिर मैं तो बता ही दूंगा। हाँ अभी बात करते हैं, आप ही से आंसर निकलवाएंगे। ये जो छोटा सा क्यूब है, हमें इसको एक बहुत बड़े क्यूब के सेंटर में लेके आना है। आदित्य वीर क्या बता रहे हो? सर 8 क्यूब्स आएंगे जिसमें कॉमन आएगा। 8 क्यूब्स? यस सर। मतलब आपको ऐसे बनाना है एक, है ना, और ऐसे बनाना है। ये तो 4 क्यूब्स हो गए, 4 हो गए। यस सर। तो अब 8 कैसे आएंगे? सर इसके नीचे जिसमें कॉमन आए चार्ज। अच्छा ठीक है। इसके नीचे भी आएंगे, ऐसे ही 4 नीचे आ जाएंगे, और जैसे ऊपर 4 है।
नहीं, यही बोलो ना आप। यस सर। जैसे ये 4 अभी ऊपर है उसी तरीके से नीचे भी 4 आ गए, फिर अब ये सेंटर पे आ जाएगा उससे, या अभी भी सेंटर पे नहीं आएगा? इसको और कौन बता रहा था, जल्दी बताओ। तो ड्रॉ करके चेक करना है आपको कि अगर हम इसको सेंटर पे लाके आना चाहते हैं तो जो बड़ा क्यूब आएगा उसकी एज क्या होगी। मान लो ये जो छोटे वाला क्यूब है, जो ये वाला क्यूब है, इसकी एज लेंथ है मान लो a, तो जो बड़ा क्यूब बनेगा उसकी एज लेंथ क्या आएगी? आशीष बताओ। सर 2a। 2a से बन जाएगा ये सेंटर पे? यस सर। 2a अगर सर मैं बन तो जाना चाहिए। चलो फिर देखते हैं, देखना ये ऐसे 2a 2a 2a, ये तो 2a का स्क्वायर फ्रेम आ गया, ये भी 2a का स्क्वायर फ्रेम आ गया, ये भी 2a का एक फेस आ गया, ये भी 2a का एक फेस आ गया। अब इस 2a के अंदर कितने क्यूब्स आएंगे बताना? यस सर। सर टोटल 8 क्यूब्स आएंगे। 8 क्यूब्स आ जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। मुझे आंसर याद नहीं है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आपके मतलब रफ आइडिया तो है आंसर का तो, लेकिन ये याद नहीं है स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने आज नहीं पढ़ा इसको, ठीक है? तो सेंटर पे आ जाएगा ये बड़े क्यूब के, यस यस सर। ठीक है? तो अब ये तो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी सही लग रहा है ना, सेंटर पे आ जाएगा ये बड़े क्यूब के। तो अगर मैं यहाँ पर 8 क्यूब्स बनाता हूँ तो सेंटर पे आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर कितना फ्लक्स आएगा, इसके ऊपर। तो जो बड़ा क्यूब बनेगा, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, जो बड़ा क्यूब बनेगा आपका वो ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से, है ना? ये ऐसे 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 आ गया, और फिर ऐसे ही 2 फेसेस यहाँ पे आ गए, ऐसे आ गए, और फिर ऐसे ही नीचे आ गए फेसेस, है ना, सेम। तो ये सेंटर पे आ जाएगा बड़े क्यूब के, ऐसे ही सेम नीचे भी आ जाएंगे। आई थिंक इसमें स्पेस थोड़ी कम है, हाँ दिख रहा है ना आपको? यस यस सर। हाँ, तो बस ये आ जाएगा, आप समझ में आया आपको? अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्या निकालना है देखना, ये वाला जो फेस है दिख रहा है आपको, दिस फेस, ये जिसमें ये वाला फेस कंटेंट है, इस फेस के ऊपर कितना फ्लक्स आएगा आशीष? सर सिग्मा अपॉन 6 सर सारा नोट। हाँ 1/6 हो गया ना, 1/6 टोटल फ्लक्स का 1/6 नहीं, यस सर। टोटल फ्लक्स का 1/6। अब इसकी स्थिति देखो आप, जो इस रेड वाला फेस है, जो ये रेड वाला बड़ा फेस है, जो ये रेड वाला बड़ा फेस है, ये रेड वाला बड़ा फेस कितने भागों में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट्स में, नहीं? और जो आपका क्यू चार्ज है वो इनके ऊपर सिमेट्रिकली बैठा हुआ है कि नहीं? ठीक है? अब यस सर। जितना इसको फ्लक्स क्रॉस करेगा उतना इसको क्रॉस करेगा, जितना इसको क्रॉस करेगा उतना इसको क्रॉस करेगा। तो अगर एक के ऊपर 5 है तो सबके ऊपर मिला के टोटल 4 पाई हो गया, तो एक के ऊपर कितना आया? 1/24, नहीं? नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे समझ में? ये तो आसान है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये तो मेंस की क्लास के लेवल का है, ये इसमें एडवांस जैसा कुछ नहीं, ये तो हम हर साल मेंस के टेस्ट में भी डाल देते हैं, पर आज क्योंकि मैंने टॉपिक चूज कर लिया तो मैंने सोचा ये आज करा देते हैं, ठीक है? चलो अब आपने मुझे यही बताना है, सेम क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, सेम क्वेश्चन, अगर मैं ये पूछता हूँ कि ये चार्ज आपके पास क्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स कितना आएगा इस क्यूब के ऊपर? टोटल फ्लक्स बड़ा आसान है ना?
क्योंकि 3 फेसेस है ना बेटा जिन पे फ्लक्स है, तो 3 फेसेस हैं जिन पे फ्लक्स है, तो कितना आ जाएगा बताओ? टोटल फ्लक्स तो आ जाएगा Q/8ε0। ठीक है, यही है ना आशीष? आप हाथ यस रेस सर। कर रहे हो। अच्छा चलो, यस सर। अब इस Q/8ε0 को समझने का एक दूसरा तरीका जो कि दूसरी जगह पे यूजफुल होगा। हमें ये पता चल गया कि हमें 8 क्यूब लगाने हैं, 4 ऐसे, 4 ऐसे लगाने हैं और 4 इनके नीचे लगाने हैं, तब ये सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो आपको कहता हूँ कि एक क्यूब पे टोटल फ्लक्स निकालो, जैसे अभी हमने निकाला था, तो अगर 4 ऐसे आ गए और 4 इनके नीचे आ गए, ये नीचे वाले 4 हैं, ये पीछे से ऐसे ले लिया, नीचे वाले 4, समझा कि नीचे वाले 4 की इकट्ठी बाउंड्री बना दी मैंने। तो अब ये वाला जो चार्ज है, दिस इज बीइंग शेयर्ड इक्वली बाय ईच ऑफ द 8 क्यूब्स, नहीं? तो अगर ये चार्ज सब क्यूब्स के द्वारा इक्वली शेयर्ड है, 8 के 8 के द्वारा, तो जितना, और सिमेट्रिकली लोकेटेड है सबसे, नहीं? सबके साथ सिमेट्रिकली है, इसके साथ जैसे है वैसे ही नीचे वाले के साथ है। तो अगर सबके साथ इक्वली शेयर्ड है, इक्वली, तो जो टोटल फ्लक्स है बड़े क्यूब के ऊपर, बड़े वाले क्यूब के ऊपर टोटल फ्लक्स तो इतना है, नहीं? Q/ε0। अब 8 क्यूब जिसको इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो 1/8 हर क्यूब को मिलेगा कि नहीं? 1/8 फ्लक्स, नहीं? ये वाली रीजनिंग याद रखोगे? यस सर। The charge, the charge Q is being shared equally by the 8 cubes. ठीक है, and the बड़े वाला cube of edge length 2a has total flux Q/ε0. Now because charge Q is being shared equally, the flux will be shared equally by each of the 8 cubes. So this is another argument of finding the total flux, ठीक है, due to each of the charges. ये स्टेप बाय स्टेप चलता है बेटे, ठीक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलता है और बड़ा ही आसान है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो और भी क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। अगर आपको मेरी रीजनिंग समझ में आई है तो आप बाकी के कर लोगे। ये दिख रहा है बेटा आपको? यस सर। अगर हमने बी के ऊपर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन भेज दूंगा, आई विल सेंड दिस टू यू इन योर ग्रुप। ठीक है, तो अभी सारा कुछ यहाँ करने का फायदा नहीं है इतना, ठीक है, क्योंकि आपके पास फिर रीजनिंग करने के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, और पहले वाले में हमें टाइम लग गया, मेरी एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट डबल टाइम लगा। तो ये जूम इफेक्ट है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। नॉर्मल क्लास में तो इसको बहुत ही जल्दी बता देते हैं, 2 मिनट ही लगते हैं, मतलब हम ये मान के चलते हैं अपने माइंड में कि 2 मिनट का क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो अब जूम पे हर चीज़ की यहाँ है वहाँ है, ड्रॉ करो, ड्राइंग में अच्छे से नहीं बनती, तो चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, लेट अस मूव। तो बेटा अब ये वाला पार्ट है, इसको हम अच्छे से करेंगे। तो आपको मैं एक पार्ट ट्राई अगर करने को कहूँ, तो आप इजी वाला, ये सेंटर वाला कर लो ट्राई, दिख रहा है आपको? ये सेंटर वाला, यस सर। ये ट्राई करो। चलो बताओ, अगर चार्ज यहाँ पर है Q, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा इस क्यूब के ऊपर? टोटल फ्लक्स,
हो नहीं रहा। चलो बताओ, इतनी देर में तो आपको आंसर निकाल देना चाहिए, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। देखना बेटा, यहाँ पे एक और क्यूब लगा। अर्नब बताओ। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा या क्यू? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हाँ, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ठीक आंसर बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे क्यू चार्ज रखा, ठीक है, और यहाँ पे एक और क्यूब लगा दिया, तो इस पूरे क्यूब के ऊपर, तो इस पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर तो फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ये जो बड़े वाला सरफेस बना, ये बना ना बड़े वाला सरफेस, ये। तो अब बाई सिमेट्री, जितना इस तरफ जाएगा उतना इस तरफ जाएगा, क्योंकि क्यू चार्ज इज बीइंग शेयर्ड इक्वली। ये ब्लैक और ग्रे दोनों क्यूब ने इक्वली शेयर किया क्यू चार्ज को, ठीक है। तो इस रीजनिंग को लगाते हुए आप ये सारे पार्ट्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर लोगे ट्राई? यस। यस सर। चलो फिर हम फिर नेक्स्ट, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको कंप्लीट कर लेना। हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको कई सारे क्वेश्चन में इसमें यूज़ होगी, दैट इज सम आइडियाज रिलेटेड टू सॉलिड एंगल। आपने 11th क्लास में सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा था। सॉलिड एंगल को सीखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिना सॉलिड एंगल के कंसेप्ट के भी हम इस आर्टिकल को कर सकते हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सॉलिड एंगल के कंसेप्ट के बिना बड़े आराम से उसको में किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा सॉलिड एंगल के बारे में, क्योंकि उससे आपकी थिंकिंग थोड़ी सी मेरे ख्याल से इजी और आसान हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है, एक बार याद करो। तो सबसे पहली बात तो हमने ये बताया था कि जैसे अगर आपके पास एक सर्कल है ना, सर्कल से याद करो। तो पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा के लिए आप 11th क्लास वाला वीडियो देख लेना। अगर मैंने सर्कल के ऊपर एक आर्क लिया, सर्कल के ऊपर एक आर्क लिया, इतना लंबा आर्क लूंगा मैं, बस इतना सा, ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा ये आर्क? यहाँ पे ये एंगल बनाएगा बस इतना सा, ठीक है ना, मतलब 2 पाई रेडियंस का हो गया। और आर्क लेंथ कितनी है? तो 2 पाई आर आर्क लेंथ ने 2 पाई रेडियंस का एंगल बनाया, और यूनिट आर्क लेंथ ने कितना एंगल बनाया? 1 बाई आर रेडियंस का। यूनिट आर्क लेंथ, यूनिट मीन्स 1, जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर। अब ये मान लो यूनिट आर्क लेंथ है, या ऐसे ले लो कि ये एल आर्क लेंथ है, तो ये कितना एंगल बनाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये कितना एंगल बनाएगी? तो यूनिट आर्क लेंथ ने 1 बाई आर का एंगल बनाया था, तो एल आर्क लेंथ एल बाई आर एंगल बनाएगी, तो ये एंगल आएगा एल बाई आर रेडियंस में। तो इसी तरीके से हमने प्रोजेक्ट किया है, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ द स्फीयर के ऊपर अ सॉलिड एंगल हैज बीन, एंगल्स नहीं, एंगल हैज बीन व्हाट? सबटेंडेड बाय, कौन बताएगा? At the center of the sphere, a solid angle has been subtended by the surface. हाँ बोलो आशीष। हाँ, The spherical body. हाँ आदित्य वीर, आप क्या बोल रहे हो? सरफेस एरिया। हाँ, बाय द सरफेस ऑफ स्फीयर सही है। बॉडी तो 3D में आ गई ना, सरफेस बनाता है बेटा सॉलिड एंगल। अब जैसे मान लो मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, एक स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर से कुछ दूरी पे एक पॉइंट ले लिया। अब मैं इस स्क्वायर की एज के हर पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दूं, कितनी सारे ज्वाइंट्स बन जाएंगे बताना, है ना? इनफाइनाइट आ जाएंगे ना ऐसे। तो यहाँ सॉलिड एंगल बनेगा कुछ, ठीक है। तो स्क्वायर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सरफेस है सॉलिड एंगल को समझने के लिए, लेकिन स्फीयर बड़ा ही इजी है। तो पूरा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, पूरा सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, ये पीछे वाला भी यहाँ पे है, ये पीछे वाला यहाँ से, तो पूरा सरफेस एरिया सेंटर के ऊपर कितना सॉलिड एंगल बनाता है? 4 पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया सेंटर ऑफ द स्फीयर के ऊपर हम बोलते हैं 4 पाई स्टेरेडियंस का सॉलिड एंगल बनाता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो यूनिट एरिया कितना सॉलिड एंगल बनाता है? यूनिट सरफेस एरिया, मान लो ये यूनिट एरिया है,
स्फीयर के सरफेस पे एक सर्कुलर पैच ऑफ एरिया ले लो, ठीक है, और आप चाहे तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन करना है, इसको यहाँ से ज्वाइन करना है, पीछे वाले को भी ज्वाइन करना है, इसको भी ज्वाइन करना है, तो हर एक पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल बनेगा कुछ लेट से ओमेगा, जैसे उसको हमने थीटा मान लिया था। तो अ स्फेरिकल पैच ऑफ एरिया विल मेक अ सॉलिड एंगल at the center of the sphere. तो कितना सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल कितना बनेगा बेटा, क्योंकि अब वो इस एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं, ये एरिया कितना है, अगर ये यूनिट एरिया है तो ये इतना सॉलिड एंगल बनेगा, इतने स्टीरेडियंस का, स्टीरेडियंस। लेकिन अगर ये एरिया कुछ और है, मान लो s, तो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा ये, s/r², एंड लेट्स से दिस इज इक्वल टू ओमेगा। ये ओमेगा होता है, ओम नहीं होता हमेशा, ओम तो जब ऐसे रेजिस्टेंस की यूनिट है तब है। तो बेटा ये आपके पास आ गया, बिल्कुल ही आसान नहीं। अब ये आइडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फ्लक्स के, अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लक्स में एक ये वाला आता है जिसको हम, ये तो इजी है, इसकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया ना आपको। ये सर्कुलर पैच ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एरिया वट एवर ds या s, इनफाइनाइट डेसिमल है तो ds, नहीं तो s ले लो, ठीक है। और इसके हर पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बना, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ये चीज़ को, ये सॉलिड एंगल है। तो s/r² इज इक्वल टू दी सॉलिड एंगल एट दी सेंटर, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। ये आपको ये कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, और आपकी वर्कशीट में इसके 3-4 जगह यूजेस दिए हुए हैं, 3-4 जगह के से भी ज़्यादा जगह, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जब आप करेंगे तो आएगा यूज़ हमेशा ही। तो आपके पास अगर एक कोन है, मान लो ये एक कोन है। अच्छा, एक चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम कोन पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, तो कई बार जो सरफेस होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हम सॉलिड एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली कोई भी सरफेस है, अब हमने तो ये बोला कि स्फीयर के ऊपर एक पैच ऑफ एरिया है और वो सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि सारे सरफेसेस स्फेरिकली हों। अगर मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे कोई एक स्क्वायर एरिया रख दिया, तो ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा ओ पॉइंट पर। तो हम ऐसे चलते हैं, हम इसमें देखते हैं कि ये जो स्क्वायर एरिया है, ये जो स्क्वायर एरिया है, ये सरफेस को कहाँ कहाँ कट करके जा रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया चाहे कुछ भी हो, कैपिटल ए, लेकिन इसने जो एस एरिया कट आउट किया स्फीयर के ऊपर, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना सॉलिड एंगल यहाँ पे बनाता है। और अगर हम और कॉम्प्लेक्स कर दें तो स्फीयर इज जस्ट वन काइंड ऑफ अ सरफेस, राइट, स्फीयर इज जस्ट वन काइंड ऑफ अ सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है। बट इन जनरल अगर किसी और शेप का क्लोज सरफेस है, मान लो इस तरीके से कोई सरफेस है बाहर सराउंडिंग में, समझ रहे हो आप, ऐसे कुछ 3 डायमेंशन सरफेस है, ओके, इसमें रोटेट टूल नहीं आ रहा है, रहने दो फिर, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल अगर आपके पास है, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, तो इस 3 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर अगर मैंने एक एरिया लिया, वो तो किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। अब वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा इस पॉइंट पर, जब तक पॉइंट नहीं आएगा तब तक सॉलिड एंगल नहीं बता सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे कुछ और आंसर आएगा। अगर आपको इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल सबटेंडेड देखना है तो इसके हर पॉइंट को ज्वाइन करो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, पीछे से, आगे से, ऐसे। तो यहाँ पे एक बेसिक शेप कट आउट हो जाएगी, ये स्फेरिकल एरिया। तो ये एरिया चाहे कुछ भी हो, ठीक है, दिस एरिया कुड बी एनीथिंग। अगर ये इनफाइनाइटेसिमल है, अगर ये स्मॉल है, फिर तो हम इसकी एरिया वेक्टर भी बना सकते हैं ऐसे, मान लो ये इसकी एरिया वेक्टर है ए वेक्टर, और इसकी एरिया वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड एस वेक्टर। तो इसका जो ए और एस में क्या रिलेशन आया,
ए और एस में रिलेशन आया कि अगर ये एंगल थीटा है तो एस इज इक्वल टू ए कास थीटा, ठीक है, ये रिलेशन आया। अगर ये इनफाइनेटेसिमल है, थोड़ा कम टफ है ये, है ना, तो कोई बात नहीं, चलो अब आप यूज़ कर लेना जो मैंने आइडिया बताया। अभी इस क्लास में ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो मैंने वैसे ही, और आपको जितना मैं बता रहा हूँ वही मैंने भी पढ़ा है, उतना ही हमने भी यूज़ किया है। ऐसा थोड़ी कि कोई हम रोज़ सॉलिड एंगल के ही पीछे चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है जो गॉस थ्योरम के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर कोन के एपेक्स के ऊपर क्यू चार्ज है, अगर कोन के एपेक्स पे क्यू चार्ज है, तो उसकी बेस को कितना फ्लक्स कट करता हुआ पास हो रहा है, उसकी बेस को कितना फ्लक्स कट करता हुआ पास हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो इसको करो, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कैसे निकालेंगे? हो सकता है कई सारे मेथड्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन? I hope you will try with all methods. At least 2 different methods can be there. First is, question बता दूं पहले? हाँ जी, वो आप ले लेना। A positive point charge Q is located at vertex ले लो, apex ले लो, कुछ भी ले लो, at the vertex of a cone of semi-vertical angle अल्फा, अल्फा में से लिखा नहीं जाएगा इसमें, ले लो हाइट ऑफ द कोन ऐसे ले लो, अल्फा भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। निकालना क्या है, कौन बताएगा? क्या निकालना है हमें, बताओ बताओ। बोलो रोहन, क्या बता? हाँ, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द बेस ऑफ द कोन। चलो, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फ्लक्स कटिंग अक्रॉस, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था फ्लक्स कटिंग अक्रॉस द बेस ऑफ द कोन, वो आप लिख देना अपने आप से, लिख दिया ना, मैं फिर भी लिख देता हूँ। Anyone who watches the video, they will be able to understand what is the चार्ज जो है एपेक्स पे है, कोन के अंदर नहीं है, ये तो देख रहे हो ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया, आ जाएगा सबको समझ में? बोलो कैसे निकालेंगे, कोई सजेस्ट करेगा मेथड मुझे? ओके सर। हाँ करो। आदित्य वीर, आप क्या पूछ रहे हैं कुछ या बता रहे हो? नहीं सर, मैं तो बता रहा हूँ। अभी तक कुछ नहीं, अच्छा। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा ये तो ज़रूर बता ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है इसमें मेरी हेल्प की, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि बेसिकली ये आपकी कैपिटल एच है और ये आपका कैपिटल आर है, ठीक है, और ये आपके पास अल्फ़ा है, कैपिटल एच, कैपिटल आर, ठीक है सर। फ्लक्स निकालने का एक टेक्निक तो ये है, हालांकि ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ पहले, ये टेक्निक फाइनल आंसर को याद करने में हेल्प नहीं करेगी। ये मैंने क्या बनाया, कौन बताएगा? मैंने एक सर्कल बनाया ऑफ रेडियस एक्स। हाँ, अब क्या बनाएंगे इसके बाद बताओ? इसके बाद हम बनाएंगे सर्कल ऑफ रेडियस सर एक्स प्लस डी एक्स का एक और। हाँ, एक्स प्लस डी एक्स, वेरी गुड। एक्स प्लस डी एक्स रेडियस का एक और सर्कल बनाओ, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक सर्कुलर एलिमेंट ऑफ एरिया आ गया, नहीं, एक सर्कुलर एलिमेंट ऑफ एरिया आ गया। एक्स प्लस डी एक्स।
हाँ जी बेटा, और इस सर्कुलर एलिमेंट ऑफ एरिया की एरिया वेक्टर ये दिख रहा है आपको, हाँ ये x प्लस डी एक्स तो सर्कल आया ना बेटा, ये जो सर्कुलर एलिमेंट ऑफ एरिया है इसका स्मॉल एरिया कितना आया, कितनी बार कर चुके हैं, 2 पाई एक्स डी एक्स, ये एरिया आ गया। आपको क्या लगता है इस एरिया की एरिया वेक्टर किस तरफ लेनी चाहिए हमें, इस एरिया वेक्टर की एरिया, इस एलिमेंट ऑफ एरिया की एरिया वेक्टर इस तरफ नहीं लेनी चाहिए, यस सर। Yes, sir. इस Yes, तरफ ही sir. बनेगी और कम बनेगी। ठीक है, अब जो Yes. आपका चार्ज बैठा हुआ ऊपर शीर्ष पे, उसकी वजह से जो आपकी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर, ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में आ जाएगी बताना, वो इस तरफ आ जाएगी, नहीं ऐसे, ये नीचे जो बना रहा हूँ डार्क वाली ब्लू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, नहीं है, आ गया होगा समझ में। Yes, sir. और Yes. अगर मैं इस Sir. पिंक वाली वेक्टर को अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो यहाँ भी बन सकती है, ये यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो, इधर से हटा के इधर बना लो, और रखना चाहते तो आप रख लो, उसमें क्या है, ठीक है, आ गया ना समझ में। Yes, sir. तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अगर हम घूमते रहें, घूमते कहाँ रहें, आपको गर्मी है तो ठीक है ना, तो if we keep on turning over this, then the angle between ds vector and e vector, है ना, मैग्नीट्यूड दिखा देते हैं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड दिखा दें, क्योंकि e का मैग्नीट्यूड तो यहाँ सेम होगा, the small flux cutting across this circular base, the small flux cutting across this circular element of area is क्या आएगा बेटा बताओ, ये आना चाहिए ना, E डॉट डी एस, स्मॉल है ना इसलिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ सम ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, अब ये है ही स्मॉल तो यही आएगा। अब ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हर जगह कांस्टेंट है इसके ऊपर, ठीक है, तो हम चाहें तो इसके और भी स्मॉल बना सकते हैं, डी ए कुछ ऐसे, ये छोटे छोटे, और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें ये सिंपल है लॉजिक कि ये ऐसे आ जाएगा, कॉस ऑफ कौन आएगा, फाइव ले लें इसको, ये भी आएगा सेम फाइव, नहीं बताओ बताओ, क्योंकि बेटा Yes, sir. ये जो ब्लू वाली डायरेक्शन है और जो ये Yes, sir. के लिए डाउनवर्ड Yes, डायरेक्शन sir. है, इनके बीच में तो एंगल वही है, ये एंगल और ये वाला एंगल तो सेम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ई कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं x लेता हूँ तो ये जो ब्लू वाली लाइन है एपेक्स से यहाँ तक की, इसकी रेडियस आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो ई आ जाएगी के क्यू Yes, sir. अपॉन इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, ds कितना आ जाएगा 2 पाई x dx, cos फाई कितना आ जाएगा h अपॉन में, यहाँ पे 3/2 कर दें फिर, क्योंकि जब आप cos फाई लोगे तो दिस अपॉन दिस आएगा, ठीक है, तो आपके पास आ गया d फाई e इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, यहाँ पे 3/2 कर दिया, तो ये आपके पास आ गया ऐसे। अब इस इंटीग्रेशन में अगर हम और देखना चाहें तो हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो पाई खत्म हो गया 4, तो यहाँ पे 2 बचा, 1/2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे q, यहाँ पे x, यहाँ पे h, यहाँ पर h को भी पहले ही लिख लें क्योंकि h तो कांस्टेंट ही है, नहीं q को भी पहले लिख लेते हैं, एच क्यू एक्स अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटीग्रल dx, ठीक है। अब फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो टोटल फ्लक्स कटिंग अक्रॉस इसको इंटीग्रेट करके मिलेगा, और इंटीग्रेशन करना मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन करना हम सीख चुके हैं कि नहीं,
इस पार्ट की इंटीग्रेशन, ठीक है। x को कहाँ से कहाँ तक चेंज करना है? यस सर। x को हमें करना है 0 से आर। 0 से कैपिटल R तक, लेकिन फाइनल आंसर को आप R और H की टर्म्स में भी लिखना और फाइनल आंसर को आप अल्फा की टर्म्स में भी लिखना, ठीक है। हम चाहें तो इस इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बड़े आराम से कर सकते हैं, नहीं तो आंसर ऑटोमेटिकली अल्फा के Yes, टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या चलेगी, x इज इक्वल टू h tan फाई। देखना यहाँ पे tan फाई इतना ही होता है क्या? इतना ही होता है, ये होना चाहिए। अगर h tan और फाई में ये रिलेशन, वैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन सी चलेगी, x इज इक्वल टू a cos थीटा a tan थीटा, वही चलेगी। तो ये वाला हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर हमें फाई को कहाँ से कहाँ तक चेंज करना पड़ेगा, 0 से अल्फा तक। तो इंटीग्रेशन करके फ्लक्स निकाल लेना, आप निकाल लोगे? Yes, sir. ठीक है। अब यस सर। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप लोग कोई सोच सकते हो दूसरा तरीका क्या सोच रहा हूँ मैं अपने माइंड में? व्हाट कुड बी अनदर मेथड टू डू दिस क्वेश्चन? उसमें सॉलिड एंगल इन्वॉल्व होता है। हाँ बोलो रोहन। यही बोला था सॉलिड एंगल से। कैसे? सोचा क्या? सोचो कैसे, वही सोचना है। हाउ कैन बी, बिकॉज उससे ना आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इसको सॉलिड एंगल समझ के याद करते हो ना, तो रिजल्ट आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजीली याद हो जाएगा। आशीष आप कुछ बोलना चाहते हो? यस सर। बोलो बेटा। सर यहाँ पे हम एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ पर? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ पर? जूम में बता के सर दिखाओ कहाँ पर। ये जो, यस सर, जैसे आपने जहाँ चार्ज रखे क्यू, ये उसके हाँ सरफेस पे लाई करेगा, एंड ये जो पूरा पेरीफेरी है, ये जो हमने कोन का बेस बनाया है, उसको टच करते हुए एनक्लोज हो जाएगा वो। ऐसे, ऐसे यस बनाए? सर, समवट लाइक दिस। यस सर। ये तो आपने अच्छा सोचा, फिर खराब थोड़ी सोचा है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके सर। हाँ अच्छा सोच लिया आपने तो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे कई बार नहीं इसको समझ पाते, तो हमको इस तरीके से एक स्फीयर ड्रॉ करना है। अब स्फीयर ड्रॉ करने का क्या फ़ायदा है बताओ? स्फीयर ड्रॉ करने का ये फ़ायदा है कि इस सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स जा रहा है, समझ रहे हो? इस सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स जा रहा है वो सारा का ये कौन है कि नहीं, दिस इज अ कौन। ये कौन का सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा। तो जो ये वाला सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल में जितना भी फ्लक्स गुजर रहा है वो सारा का सारा ही सर्कुलर बेस को क्रॉस कर रहा है, समझ रहे हो? द ओनली फ्लक्स विच क्रॉसेस द सर्कुलर बेस, the only flux which crosses the circular base, the only flux which crosses the circular base is that which goes into this solid angle। ठीक है, लेकिन अब ये सॉलिड एंगल कितना आएगा आपको ये सोचना पड़ेगा, ये सॉलिड एंगल कितना आएगा, और क्या ये सॉलिड एंगल आसानी से डिटरमिन हो जाएगा या और कोई स्ट्रेटजी हमें लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो अब एक दूसरी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी देखो। अगर मैं एक स्फीयर तो बनाऊं, लेकिन जो मैं स्फीयर बनाऊं ऐसे बना दूं, मान लो मैंने ऐसे एक स्फीयर बनाया बड़ा सा, समझ रहे हो? ये आशीष समझ में आपको? यस सर, चार्ज हमने उसके सेंटर पे रख दिया स्फीयर को। हाँ, तो अब ये सॉलिड एंगल आराम से डिटरमिन हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ऐसा है ना बेटा, देखो कोई मुझे बताएगा 4 पाई स्टेरेडियंस के इस पॉइंट के अराउंड जो टोटल सॉलिड एंगल बन रहा है वो कितना है, 4 पाई स्टेरेडियंस। इस पॉइंट के अराउंड, क्योंकि स्फीयर के
सेंटर के ऊपर टोटल सॉलिड एंगल, देखो ऊपर वाले हेमिस्फीयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है सेंटर पर, 2 पाई स्टेरेडियंस। नीचे वाला हेमिस्फीयर कितना बनाता है, वो भी 2 पाई स्टेरेडियंस। पूरा स्फीयर का सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाता है यहाँ पर, 2 पाई स्टेरेडियंस। तो कोई मुझे बताएगा 4 पाई स्टेरेडियंस, पूरा स्फीयर 4 पाई स्टेरेडियंस। कोई मुझे बताएगा कि 4 पाई स्टेरेडियंस के सॉलिड एंगल के ऊपर टोटल फ्लक्स कितना है? इस पॉइंट के अराउंड जो 4 पाई स्टेरेडियंस का सॉलिड एंगल है उसके ऊपर टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम से कितना है? इतना। यूनिट और फ्लक्स समान रूप से सब तरफ जा रहा है, यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं कि भैया इस वाले कोन में तो ज्यादा फ्लक्स जा रहा था और ऐसा ही कोन ऊपर की तरफ भी बनाया हमने, उस ऊपर वाले में कम जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इक्वली गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस, अंडरस्टूड। तो यूनिट सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स जा रहा है वो इतना आ जाएगा यूनिट सॉलिड एंगल में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये सॉलिड एंगल कितना है। नहीं, अगर ये सॉलिड एंगल है ओमेगा, तो यूनिटरी मेथड से ओमेगा सॉलिड एंगल के ऊपर जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आपको? सो दिस विल बिकम द फ्लक्स क्रॉसिंग द बेस। इस बेस को जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो इतना आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है बताओ? हमारा काम क्या है? ओमेगा को डिटरमिन करना कि ओमेगा कितना सॉलिड एंगल है। अब ओमेगा सॉलिड एंगल को डिटरमिन करने के लिए क्या डिटरमिन करना पड़ेगा? वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। देखो, ये सर्कुलर पैच ऑफ एरिया है कि नहीं यहाँ पर, ये वाला जो स्फीयर का एरिया है, जहाँ पे कोन की सर्कुलर बेस स्फीयर को जहां जहां पे टच करके जा रही है, तो वो एक सर्कुलर पैच ऑफ एरिया आएगा कि नहीं? और सर्कुलर पैच ऑफ एरिया का सॉलिड एंगल कितना होता है? सर्कुलर पैच का सॉलिड एंगल कितना होता है? इफ आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस केस में रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना आ जाएगा? h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, यही आएगा ना रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यस सर। ओमेगा निकालने के लिए थोड़ी कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी। ओमेगा निकालने के लिए हमें एस निकालना पड़ेगा। एस कौन सा एरिया है? ये वाला, जो ये सर्कुलर पैच है उसका एरिया। अगर एस निकल जाएगा तो ओमेगा निकल जाएगा। अब मैं आपको ओमेगा की वैल्यू बता देता हूँ, एस की वैल्यू तो आपसे निकलवाऊंगा। ओमेगा की वैल्यू ये होती है, मतलब ध्यान से देखना बेटा ओमेगा क्या है। अगर मान लो आपके पास एक स्फीयर के ऊपर सर्कुलर पैच है, नहीं ये हेमिस्फेरिकल नहीं है, थोड़ा कम बना देता हूँ ताकि आपको हेमिस्फेरिकल ना लगे। ये एक सर्कुलर पैच ऑफ एरिया, ये वाला, पीछे भी कलर कर लेना, मैं पीछे जा नहीं पा रहा हूँ लैपटॉप के। तो ये यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बनता है। अगर ये एरिया है एस, ठीक है, तो ये जो सॉलिड एंगल आएगा ये कितना आएगा? तो हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर ये जो कोन बना यहाँ पे इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल इतना होता है। बेटा ये याद रखो, ये याद रखने लायक चीज है, 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये ओमेगा होता है। तो अगर एक कोन है ऐसे कोन, और इस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है? अल्फा। अल्फा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो मैरून वाली लाइन है ना, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको तो फिक्स रखो और मैरून वाली लाइन को ऐसे घुमा दो, तो एक सॉलिड एंगल जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? सॉलिड एंगल। अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, तो जो सॉलिड एंगल यहाँ जनरेट होगा, अल्फा एंगल से इतना सॉलिड एंगल जनरेट होता है। आपको क्या, हमें कैसे पता? तो मैंने उसका मेथड बताया। ऐसे एक स्फीयर बनाओ, ऐसे एक स्फीयर बनाओ विद दिस पॉइंट एज द सेंटर, और ये एस निकालो, ये एरिया कितना आएगा? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एरिया कितना आएगा? तो आपको ये याद रखना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द, हाँ नहीं, ये याद रखना है, द सॉलिड एंगल ऑफ द कोन, इफ द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज अल्फा, देन द सॉलिड एंगल अराउंड द एपेक्स इज इनक्लोज्ड एंगल, है ना, बाहर वाला नहीं,
अंदर वाला इंटीरियर वाला सॉलिड एंगल वो इतना होता है। अब इससे हमारे को क्या फ़ायदा होगा बताओ? इससे हमें सिर्फ ये की फ़ायदा है कि हम इस आंसर को याद रख सकते हैं। तो याद क्या करना है आपने, और इसका यूज़ आपकी वर्कशीट में कई जगह पे होगा। आप देख लेना कितनी जगह पे इसका यूज़ होगा बेटा, बहुत जगह पे इसका यूज़ होगा। यू कैन जस्ट सी हाउ मेनी प्लेसेस इट विल बी यूज। ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन है ऐसा, एक सर्कुलर डिस्क दी हुई है, उसका रेडियस दिया हुआ है 4/3r, शायद ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये r दिया हुआ है, और यहाँ पे चार्ज रखा है, और आपसे पूछा है इस डिस्क के ऊपर कितना फ्लक्स है, तो आपको इसको एक कोन मानना है। ठीक है, और अल्फा इसमें इन दोनों से निकल जाएगा अल्फा, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमको ये एरिया निकालना है। In order to determine this solid angle S, we have to calculate this area, जो यहाँ शेड किया हुआ है ना मैंने, ये शेडेड एरिया निकालना है आपको। अंडरस्टूड? तो ये शेडेड एरिया निकालने के लिए बड़ा ही इजी है। हम क्या करेंगे बताओ, कुछ आइडिया? मैं आपको काम दे दूंगा और आप लोगों ने इसको करके दिखाना है, फिर लेट अस सी हु विल डू इट। ये तो सॉलिड एंगल था, है ना, ये सेमी वर्टिकल एंगल था, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ ये भी हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वी वांट टू टॉक अबाउट दिस कोन, वो तो गलत बना हुआ था, है ना, ये ऐसे, ये इस कोन के बारे में बात करने। देखो थोड़ी देर पहले मैंने ही बनाया था, तब मैंने इसको सोच नहीं पाया था कि गलत बना हुआ है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो ध्यान में आया कि ये तो गलत बना हुआ है, क्योंकि ना पता है क्या, ऑनलाइन में इसको ड्राइंग करके हुए, कल मैंने कम से कम 30 इमेजेस बनाई हैं ऐसी अपने हाथ से, सोच सोच के। रात को 3 बजे तक बैठ के मैं ड्राइंग कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि 3rd क्लास का होमवर्क मेरे को इस बुढ़ उम्र में करना पड़ेगा। बिल्कुल ही आसान है बेटा। अब हमको ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया ये निकालना है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, फिर आपने इसको ट्राई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, ऊपर से जाओ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस नीचे तक, और यहाँ पे जाके ऐसे एक लाइन मारो, और यहाँ पे ऐसे जाओ। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको आप कुछ भी मान लो फाई। ठीक है, फिर थोड़ा और ऊपर तक जाओ, ये हो जाएगा d5, समझ में नहीं आया? और यहाँ पे जाके ऐसे एक और लाइन मारो, समझ में आपको? ऐसे एक स्ट्रिप लेनी है आपको, यहाँ पे आपने एक स्ट्रिप बनानी है। एक स्ट्रिप तो ये आ गया सर्कल, एक स्क्रैच तो आपने एनग्रेव, जैसे होता है ना ग्लास, वो कटर होता है, ग्लास काटने वालों को देखा आपने, एनग्रेव कर देते हैं वो। एनग्रेव मतलब निशानी बना देते हैं ग्लास के ऊपर, फिर उसको मोड़ते टूट जाता है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपने कटर तो सबने देखा है ना, यस सर। जैसे थर्मोकोल या शीट को काटने के लिए। तो बस एक बार आपने यहाँ स्क्रैच लगाया, एक बार आपने थोड़ा ऊपर लगाया। अब यहाँ मेरे पास ज़्यादा जगह है नहीं है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर लगा रहा हूँ, ये इतना बड़ा एलिमेंट नहीं लेना होता। तो अब आपको ये देखना है कि ये एरिया कितना आएगा, इसका सरफेस एरिया, नहीं इसका सरफेस एरिया अगर डी आएगा, तो ऐसे ऐसे डी एरियाज को इंटीग्रेट करके हमें जो ये एस एरिया मैं बता रहा था, ये पूरा एरिया निकालना है। तो अब आप यही सोचो कि ये एरिया कितना आएगा। ठीक है, तो वो बड़ा ही आसान है, निकल जाएगा। अगर मैं ऐसे एक डॉटेड लाइन ले लूँ यहाँ से ऐसे वर्टिकल, और इसको मैं ले लूँ यहाँ से ऐसे, इसको मैं फाई मान लूँ, तो ये तो स्मॉल आर मान लो या कैपिटल आर, कुछ भी मान लो, ये तो बड़े वाले स्फीयर का ओए तो रेडियस ही है बस, है ना, और ये तो रेडियस है। तो थोड़ा सा और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, मेरे पास ड्राइंग करने का स्कोप नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा और ऊपर तक जाएंगे, यहाँ पे एक और स्क्रैच लगाएंगे, एक और सर्कल बन जाएगा, ये वाला एंगल आएगा d5। तो अब आप सोचो कि ये चीज़ कितनी है, ये विड्थ कितनी आई, rd5। ठीक है, सोचना है आपको, ठीक है ना। और ये कितना आएगा 2 पाई, मान लो ये चीज़, इसका रेडियस, नीचे वाले सर्कल का रेडियस अगर x है, तो x को और r को और फाई को हम रिलेट कर सकते हैं, तो आपके पास ये dA आ जाएगा। और ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके आपने एरिया निकालना है। लेट अस सी कि कौन ये कैलकुलेशन करके मेरे पास भेजता है। ये सरफेस एरिया S निकालता है, और एस एरिया निकालने से बस आपको पता चल जाएगा कि जो ओमेगा आएगा सेमी वर्टिकल एंगल का, वो इतना आएगा। इंटीग्रेट करके आपके पास एस आएगा, एस को r² से डिवाइड करो तो ओमेगा आएगा,
और ये ओमेगा इतना आएगा, पर उसके लिए पहले एस निकालो। चलो मैंने 3:30 तक का टाइम मांगा था, मैं ज़्यादा ओवरशूट नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट भी है, यू कैन रिलैक्स अ बिट एंड देन मेक ऑल दीज कैलकुलेशंस टुडे। आई विल शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।